नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास फिल्म की दुनिया में उतर रहे हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की 1971 की क्लासिक आनंद। जी, आनंद। हमारे पास ना इस फिल्म पर एक दिलचस्प अध्ययन है जो इसके किरदारों और वो जो गहरा संदेश है ना उसकी पड़ताल करता है, जिसने कई पीढ़ियों को छुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि समझें कि ये जो साधारण सी लगने वाली कहानी है ये इतनी असाधारण कैसे बन गई। और शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है इससे बेहतर क्या होगा, बाबू मोशाय। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। वाह। ये संवाद और आनंद सहगल का किरदार जिसे राजेश खन्ना ने निभाया, अमर कर दिया। आज भी ये गूंजता है। सही कहा। ये जो अध्ययन है ये संवाद को निराशा और आशा का एक कह सकते हैं अनोखा संगम मानता है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ इतना ही है या कुछ और गहरा है इसमें? नहीं, ये महज एक पंक्ति नहीं है, ये तो जैसे फिल्म का सार है। और एक दिलचस्प बात ये भी है, जैसा आपने कहा 1971 का समय। हाँ। जब ये फिल्म आई तो देश का माहौल देखिए। भारत उस वक्त युद्ध, क्रिकेट, राजनीति, इन सब में बड़ी जीते देख रहा था। हाँ, एक उम्मीद का माहौल था। बिल्कुल, एक तरह का मिला जुला माहौल था। चुनौतियां थीं पर उम्मीद भी बहुत थी। और ये अध्ययन इशारा करता है कि फिल्म का ये जो आशावाद है वो कहीं ना कहीं उस दौर की नब्ज को पकड़ता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, उस समय की भावना का एक अक्स भी है। और जो बात इस अध्ययन से खास तौर पे उभर कर आती है वो ये कि आनंद सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ऋषिकेश मुखर्जी की अपनी जिंदगी, खासकर राज कपूर से उनकी जो दोस्ती थी, हाँ, उसका एक भावनात्मक दस्तावेज है। कहते हैं कि राज कपूर उन दिनों बीमार थे और ये जो आनंद डॉक्टर भास्कर का रिश्ता है, ये असल में मुखर्जी और राज कपूर के रिश्ते की छाया है। बिल्कुल। हाँ। और वो बाबू मोशाय वाला किस्सा तो कमाल का है। मुखर्जी को राज कपूर इसी नाम से बुलाते थे। सोचिए कितनी निजी, कितनी पर्सनल परतें जुड़ी हैं इस फिल्म से। सही में ये दोस्ती की कहानी है, जिंदगी की कहानी है। आनंद, जो खुद लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन जैसी बीमारी से जूझ रहा है, जो उस समय लाइलाज मानी जाती थी, हाँ। पर वो मौत के इंतजार में नहीं बैठा। वो डॉक्टर भास्कर को, जो जिंदगी की मुश्किलों और गरीबी की हताशा से घिरा है, उसको जीना सिखाता है। बिल्कुल। यहां पर ना दवा या मेडिकल एथिक्स से ज्यादा जिंदगी का फलसफा और वो इंसानी रिश्ता, वो मायने रखता है। किरदारों पर आए तो राजेश खन्ना, वो तो उनका पीक टाइम था। अरे हाँ, सुपर स्टारडम का दौर। उनका वो चार्म, वो अंदाज, और जैसा अध्याय में भी लिखा है, बिना नाचे भी गानों को पर्दे पर उतार देने की उनकी वो काबिलियत कमाल थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, जो उस समय उतने बड़े स्टार नहीं थे। डॉक्टर भास्कर के किरदार में वो एक संजीदगी, एक ठहराव लाते हैं। ये उनके बाद के जो किरदार थे, जिन्हें एंग्री यंग मैन कहा गया, हाँ, बिल्कुल अलग। उससे बिल्कुल अलग। यहाँ उनका वो संयम, वो इंटेंसिटी देखने लायक है। सही कहा। और सिर्फ ये दो किरदार ही नहीं, पूरी कास्टिंग देखिए। वो उस दौर के बॉम्बे की एक झलक देती है। हाँ, ये स्टडी में भी मेंशन्ड है। हाँ, बंगाली डॉक्टर भास्कर, पंजाबी आनंद, फिर वो महाराष्ट्रियन कुलकर्णी परिवार, ईसाई मिसेस डिसूजा, गुजराती बोलने वाले इस्माइल भाई। क्या बात है। ये सब मिलकर उस महानगरीय ताने बाने को बुनते हैं, जहां अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति के लोग एक साथ रह रहे हैं। ये उस वक्त के कॉस्मोपॉलिटन बॉम्बे का एक बहुत खूबसूरत चित्र है ना। बिल्कुल। और किरदारों को पर्दे पर उतारने की बात चली है तो एक दिलचस्प किस्सा इस अध्ययन में सामने आता है। पता है, मुखर्जी पहले आनंद के रोल के लिए किशोर कुमार को सोच रहे थे। अच्छा। हाँ, और डॉक्टर भास्कर के लिए महमूद को। अरे वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। लेकिन किशोर कुमार के दरवाजे पर कुछ गलतफहमी हो गई और बात नहीं बनी। सोचिए, अगर वो कास्टिंग होती तो फिल्म का मिजाज ही शायद कुछ और होता। बिल्कुल। फिल्म शायद वैसी नहीं बनती जैसी हम जानते हैं। और हाँ, फिल्म के जादू में गुलजार साहब का योगदान कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल नहीं। सहले खान, वो यादगार संवाद, जैसे मौत तू एक कविता है, और वो दिल छू लेने वाली गीत। उफ, क्या बात है। और सलील चौधरी का संगीत, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जिंदगी कैसी है पहेली। ये गाने तो आज भी रूह को सुकून देते हैं। हाँ, ये अध्ययन ये भी नोट करता है कि तकनीकी तौर पर शायद खासकर घर के अंदर के दृश्यों में फिल्म थोड़ी साधारण लग सकती है। हाँ, लाइटिंग वगैरह। लेकिन बॉम्बे के जो बाहरी दृश्य हैं, जैसे मरीन ड्राइव, वो कहानी में एक अलग जान डाल देते हैं। और शायद ये सादगी ही फिल्म की ताकत भी है, जो ध्यान किरदारों और भावनाओं पर ज्यादा रखती है। हाँ, ये बात सही है। लेकिन एक सवाल अक्सर उठता है और इस अध्ययन में भी उस तरफ इशारा है कि क्या आनंद का किरदार कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं लगता? हमेशा खुश,
हमेशा दूसरों की मदद करने वाला, थोड़ा अवास्तविक सा। ये एक वाजिब नुक्ता है। आनंद का किरदार कई बार थोड़ा परफेक्ट सा लगता है। शायद असल जिंदगी में ऐसा मिलना मुश्किल हो। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि गाने यहाँ एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वो आनंद की जो बाहरी खुशी है ना, उसके पीछे छिपी उसकी अंदरूनी कश्मकश, उसका दर्द, उसकी गहरी सोच, उसको आवाज देते हैं। सही कहा, गानों से परतें खुलती हैं। हाँ, वो गाने ही हैं जो उसके किरदार को ज्यादा मानवीय और क्या कहते हैं, बहुआयामी बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि आनंद सिर्फ गुजरे जमाने की हिट फिल्म नहीं है, ये जिंदगी को देखने का, उसे जीने का एक नजरिया है। बिल्कुल। ऋषिकेश मुखर्जी ने मौत जैसे मुश्किल विषय को बिना भारी भरकम हुए बड़ी सहजता से पेश किया। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की वो जुगलबंदी, गुलजार के शब्द, सलील चौधरी का संगीत, सब मिलकर एक जादू रचते हैं। हाँ, ये सब मिलकर इसे कालजयी बनाते हैं। और वो संदेश, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, आज भी शायद पहले से ज्यादा जरूरी लगता है ना? बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। फिल्म में कैंसर को लाइलाज दिखाया गया है और आनंद मौत को स्वीकार करते हुए भी जिंदगी का जश्न मनाता है। आज जब मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, कई बीमारियां जो पहले लाइलाज थीं, अब उनका इलाज संभव है या कम से कम जिंदगी लंबी की जा सकती है। हाँ, ये तो है। तो क्या मौत का सामना करने और जीवन में खुशी ढूंढने का आनंद का ये जो फलसफा है, क्या वो आज हमारे लिए बदल गया है? या मुश्किल हालात में जीने की ये कला आज भी उतनी जरूरी है, उतनी ही प्रासंगिक है? ये विचार ये फिल्म हमारे साथ छोड़ जाती है। खामोशाई। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा, 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 हा।